आइए हम लोग गोरखपुर की सरजमीन की तरफ थोड़ा रुख करते हैं। गोरखपुर की सरजमीन वो सरजमीन है कि जिसने साहित्य की दुनिया को, अदब की दुनिया को ऐसा संचालक दिया है जिसको उमर कुरैशी कहते हैं। उमर कुरैशी जैसा संचालक इस दुनिया में आज तक नहीं पैदा हुआ। मुशायरों का, कवि सम्मेलनों का उनका एक शेर था कि कलम उठाओ कि कुछ लिख दें ज़िंदगी के लिए, ज़माना मुझको मेरे बात भूल जाएगा। फिराक साहब ने कहा कि बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ज़िंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं, और तबीयत अपनी घबराती है जब सुनसान रातों में, तो ऐसे में तेरी यादों की चादर तान लेते हैं। इसी गोरखपुर के एक शायर हुए ज़फ़र गोरखपुरी, उन्होंने कहा कि मेरी एक छोटी सी कोशिश तुझको पाने के लिए, मेरी एक छोटी सी कोशिश तुझको पाने के लिए बन गई है मसाला सारे ज़माने के लिए। मैं ज़फ़र तपता रहा था ज़िंदगी परदेस में, मैं ज़फ़र तपता रहा था ज़िंदगी परदेस में, अपनी घरवाली को एक कंगन दिलाने के लिए। जब ये शायरी का क्रम तमाम शायरों से होते हुए गोरखपुर की सरजमीन पे पहुंचता है, तो हमारे यहाँ एक ऐसे कवि हैं, एक ऐसे शायर हैं कि हिंदी उर्दू दोनों भाषाओं पे उनकी समान पकड़ है, और कविता में बहुत बड़ा नाम पैदा कर रहे हैं धीरे धीरे। और जितनी अच्छी उनकी कविता है, उनका व्यवहार उससे ज़्यादा मधुर है। मैं उन्हीं के चार मिसरों से उनको बुलाना चाहता हूँ कि हम ही केवल ये साहस कर रहे हैं, हम ही केवल ये साहस कर रहे हैं कि अपने ख्वाब वापस कर रहे हैं, उन्हें सोना बनाया जा रहा है, इधर हम खुद को पारस कर रहे हैं। जनाब प्रदीप मिश्रा जी, जोरदार तालियों के बीच माइक पे तशरीफ़ लाएं। प्रदीप मिश्रा जी, कविता क्या पढ़ेंगे, जिसे वकार भाई अपने संचालन के दौरान बार बार कह रहे थे कि ये जब शुरुआत हुई थी आरंभ आगाज़ की, तो 4 लोगों से हुई थी। वकार भाई थे, हम थे, अजय भाई और प्रेमनाथ भाई। इस समय ये टीम बहुत बड़ी बन चुकी है। हाँ, ये टीम अब बहुत बड़ी हो चुकी है, जिसमें विवेकानंद जी बैठे हुए हैं, हरे कृष्ण भाई हैं, दीनबंधु जी हैं, और ये भी हैं, रीना मिश्रा जी हैं। तो अब ये टीम बहुत बड़ी हो चुकी है, और आश्चर्यजनक है कि यहीं से हम लोग ने शुरू किया था पिछले साल सितंबर में। 8 सितंबर को पहली गोष्ठी हुई थी, और अप्रैल में 6 अप्रैल को हमने राष्ट्रीय स्तर का कवि सम्मेलन किया। तो ये प्रयास अच्छा रहा। और दूसरी चीज़ ये कि हमारा जो प्रयास है वो कर रहे हैं कि हमारे जैसे लोगों को आगे बढ़ाते हैं, ये करता है वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। मक्खी वाला जो है कि मक्खी अगर सोना तुल रहा हो और बैठ जाए एक जगह, तो करीब सोने के दाम में, जेवर में 10-20 हज़ार का अंतर आ जाएगा। अब कोयला तुल रहा हो तो कुछ ना होगा। तो हमारा साथ अच्छे लोगों के साथ बना रहे, बस मेरा प्रयास ये है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ किया जाना। और दूसरी बात, एक और आभार अभी मैं दे देना चाहता हूँ ये शक्ति सदन का। जब आप कोई काम करते हैं, जब चलेंगे, उड़ेंगे, जैसे वकार भाई अपनी उड़ान पे हैं इस समय, संचालन के टेक ऑफ कर चुके हैं, कुशलता से लैंड करा दें कुछ देर बाद संचालन। तो जब उसके, हाँ, आप चल रहे हों, रेंग रहे हों, दौड़ रहे हों या उड़ान पे हो, उसके लिए आपको ज़रूरत होती है एनर्जी चाहिए, शक्ति चाहिए। तो किसी भी चीज़ का जब आरंभ करेंगे आप, तो वो आरंभ के लिए भी एक शक्ति चाहिए। और ये शक्ति सदन जब जुड़ गया है आरंभ के साथ, तो ये आरंभ की शक्ति को मिल रही है। तो इसके लिए मैं इनका बहुत आभारी हूँ कि, और इनका क्या आभारी हुआ जाए। हम तो सबसे ज़्यादा सर को देखते हैं, बार बार प्रणाम करने का मन करता है। ये जहाँ गड़बड़ा जाती हैं सर वहाँ खड़े हो जाते हैं। तो एक बार सब लोगों की ताली सर के लिए होनी चाहिए। मेरा संपर्क, मतलब 2-4 बार हमारी मुलाकात है, लेकिन मुझे लगता ही नहीं है कि ये माने नया संपर्क है हमारा। इनसे ज़्यादा हमारी बातचीत होती है। खैर, अब मैं जिसके लिए बुलाया गया हूँ, 2-4 शेर भी पढ़ देता हूँ। हालांकि क्रम ऐसा रखा गया कि जितना ही सुमधुर कंठ की वो ही कवित्री, बढ़िया लिखने वाली, तमाम यहाँ से लखनऊ इलाहाबाद तक की यात्रा करती हैं, उनके बाद हमको बुलाया गया, तो हमारा हश्र खराब ही होना है। फिर भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। मैं पढ़ रहा हूँ कि कविता क्या है। स्वागत है। समय के ताप में शीतल सुखद, आप ही पढ़ दीजिए हमारी जरूरत क्या है। अरे भाई, ये आपकी उपलब्धि है, आपकी कविता लोगों के ज़बान पे है। हाँ? समय ज़्यादा लग जाएगा। समय के ताप में शीतल सुखद मधुमास कविता। समय के ताप में शीतल सुखद मधुमास कविता।
उसे क्या ताज से लेना कि जिसके पास है। पास है कभी, क्या बात है। समय के ताप में शीतल सुखद मधुमास है कविता, उसे क्या ताज से लेना कि जिसके पास है कविता। और कहीं आलोचना करती हुई कबीरा की बानी है, क्या बात है। कहीं आलोचना करती हुई कबीरा की बानी है, कहीं आलोचना करती हुई कबीरा की बानी है, कहीं भगवत भजन करती हुई रैदास है कविता। क्या बात है। कहीं आलोचना करती हुई कबीरा की बानी है, कहीं भगवत भजन करती हुई रैदास है कविता। 2 ग्रंथ हैं, भगवत गीता और रामचरितमानस हिंदू धर्म में। आप देखिएगा, मैंने शेर बनाने की कोशिश की है, हाजिर है कि कहीं आलोचना करती हुई कबीरा की बानी है, कहीं भगवत भजन करती हुई रैदास है कविता। और दिखाए पार्थ को भी पथ, दिखाए पार्थ को भी पथ बनी जब ज्ञान गीता का, दिखाए पार्थ को भी पथ बनी जब ज्ञान गीता का, रचे मानस की चौपाई तो तुलसीदास है कविता। दिखाए पार्थ को भी पथ बनी जब ज्ञान गीता का, रचे मानस की चौपाई तो तुलसीदास है कविता। रचे मानस की चौपाई तो तुलसीदास है कविता। शेर यूं है कि सजाकर शब्द ही केवल, सजाकर शब्द ही केवल बना दे चित्रगर ऐसा। लियोनार्डो ने कहा था कि हम एक चित्रकारी देखते हैं, वो भी एक पद्यात्मक अभिव्यक्ति है। जब आप कोई पेंटिंग देखते हैं, अंग्रेजी में उसका कोटेशन है, मैं फिलहाल भूल रहा हूँ, तो आप जब कोई पेंटिंग देखते हैं तो वो भी एक अभिव्यक्ति है पद्यात्मक, जो कि देखी जाती है, महसूस कम की जाती है। कविता जब चित्र खींचती है तो आप महसूस ज़्यादा करते हैं, देख कम पाते हैं। मैं अगले शेर में वही कहने की कोशिश करता हूँ कि दिखाए पार्थ को भी पथ बनी जब ज्ञान गीता का, रचे मानस की चौपाई तो तुलसीदास है कविता। और सजाकर शब्द ही केवल बना दे चित्रगर ऐसा, सजाकर शब्द ही केवल बना दे चित्रगर ऐसा, बिना देखे दिखाई दे वही आभास है कविता। सजाकर शब्द ही केवल बना दे चित्रगर ऐसा, बिना देखे दिखाई दे वही आभास है कविता। और इस शेर से हमारे जो अगला मैं पढ़ने जा रहा हूँ अंतिम है, और इसके बाद उससे ज़्यादा लोग आप लोग रिलेट भी करेंगे, मुझे लगता है, क्योंकि संख्या बहुसंख्यक वही लोग हैं। दिखाए पार्थ को भी पथ बनी जब ज्ञान गीता का, रचे मानस की चौपाई तो तुलसीदास है कविता। और सजाकर शब्द ही केवल बना दे चित्रगर ऐसा, बिना देखे दिखाई दे वही आभास है कविता। और जवानी में कही गज़लें, जवानी में कही गज़लें महकती थी गुलाबों सी, जवानी में कही गज़लें महकती थी गुलाबों सी, महक आबाद है अब तक यही एहसास है कविता। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।